अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को 1869 में गुल्डबर्ग और वैग ने प्रेजेंट किया। इस लॉ को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड rate of reaction is directly proportional to product of active mass of reacting substances। इसको समझने के लिए हम इस लॉ को दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। मतलब ये कि कोई सब्सटेंस कितना रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके एक्टिव मास पे। तो सबसे पहले एक्टिव मास को एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं कि ये क्या है। हम लोग शुगर को एज ए स्वीटनर यूज करते हैं। जितनी ज्यादा शुगर होती है उतनी ज्यादा मिठास होती है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक बीकर में तकरीबन 100 ग्राम शुगर ऐड करते हैं। तो सोल्यूशन बनाने के बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें स्वीटनेस कम महसूस होती है। एनालिसिस करने पे पता चलता है कि 100 में से सिर्फ 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो सब्सटेंस शुगर ली थी वो 100 ग्राम थी, लेकिन जो एक्चुअली यूज हुई वो 50 ग्राम है। तो इस 50 ग्राम को हम एक्टिव मास कहेंगे। एक्टिव मास क्या होता है? ये वो मास होता है जो रिएक्शन के दौरान एक्चुअली यूज होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में 50 ग्राम शुगर का एक्टिव मास है और स्वीटनेस उसका रेट है। तो हम कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना रिएक्ट करेगा जितना उसका एक्टिव मास होगा। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंस के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इस लॉ की पहली स्टेटमेंट है। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और इसे हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं और इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि डिकम्पोज होकर एक्स प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब ये ए कितना रिएक्ट करके एक्स बनाएगा वो डिपेंड करेगा उसके एक्टिव मास पे। तो ऊपर इक्वेशन में सिर्फ ए टोटल मास को शो कर रहा है और नीचे ए के गिर्द अगर हम ब्रैकेट डाल दें तो ये एक्टिव मास को शो करेगा जो एक्चुअली यूज हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। पहले रेट ऑफ सब्सटेंस था, अब रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। तो इस स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट करके एक्स बना रहा है। अब ए कितना रिएक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस ए के एक्टिव मास के। इसी तरह से बी भी एक सब्सटेंस है जो रिएक्ट करके एक्स बना रहा है, तो बी भी कितना रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके एक्टिव मास पे। नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक की बजाय दो या दो से ज्यादा होते हैं। जैसे नीचे वाले रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ए और बी दोनों मिलके एक्स बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा ए के एक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय बी का एक्टिव मास, यानी दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो एक्टिव मास है उसके प्रोडक्ट पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। यानी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की दूसरी स्टेटमेंट थी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं और इसी तरह से सी और डी दोबारा से रिएक्ट करके ए और बी को बना रहे हैं। अब रिएक्शन के दौरान क्योंकि एक्टिव मास का यूज होता है तो इन सब के एक्टिव मासेस को या मोलर कंसंट्रेशन को हम इस तरह से शो करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं जिसमें ए और बी रिएक्ट करते हैं और ये सी और डी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की एक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय बी का एक्टिव मास। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे कांस्टेंट आएगा और के एफ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। रिवर्स रिएक्शन में देखें जिसमें सी और डी आपस में रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं तो इसका रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी की मोलर कंसंट्रेशन और डी की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे। और इसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो के आर कांस्टेंट आएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्योंकि एक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो एक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल है के एफ ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो इक्वल है के आर और सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट की। वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ कर लेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी।
के एफ और के आर को मिला के हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं के सी, और ये उसी तरह से इक्वल हो जाएगा सी और डी ओवर ए और बी की मोलर कंसंट्रेशंस के। इस के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुतालिक आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद करें। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को भी अच्छी तरह से याद करें और अपनी नोटबुक्स पर लिखें। थैंक यू।